चलो बेटा, आज स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इसे कहते हैं हिंदी में पाचन तंत्र। सबसे पहले इसका डायग्राम पढ़ेंगे। डायग्राम पढ़ने के बाद क्या करेंगे, एक एक करके उसकी लेबलिंग करेंगे। डायग्राम पढ़ने के बाद लेबलिंग करेंगे। ज़रा देखते हैं डायग्राम एक बार। ये बेटा माउथ, ठीक है। ये बकल कैविटी, ये ओइसोफेगस, उसके बाद आता है स्टमक। स्टमक के बाद आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आती है लार्ज इंटेस्टाइन, ये आप देखोगे तो लार्ज इंटेस्टाइन है। ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गई है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आती है रेक्टम, और रेक्टम के बाद जस्ट एनस, ठीक है। ज़रा देखोगे, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा सा डायग्राम बनाया है मैंने। इधर साइड आता है लिवर, और इधर साइड आती है पैनक्रियाज। इन दोनों के बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो अब इसकी करते हैं लेबलिंग। लेबलिंग करने के लिए सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं बेटा। ये है आपका माउथ, ठीक है। माउथ के बाद आओगे अंदर तो ये आता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी। इसके बाद ये आता है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस, दिस इज स्टमक, इसको हिंदी में अमाशय भी कहते हैं। ये है बेटा पेनक्रियाज, पेनक्रियाज, और ये है लिवर, हिंदी में यकृत भी कहते हैं इसे, यकृत। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत कहते हैं, छोटी आंत। और यहाँ से लेकर के जो मैं रेड रेड कर रहा हूँ यहाँ तक, ये है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। उसके बाद ये है रेक्टम, और रेक्टम के बाद जस्ट एनस, ठीक है। अब जो एग्जाम में पूछा जाता है कि नंबर का, बक्कल कैविटी में आएगा आपका डेंटल फॉर्मूला। यहाँ पर आता है स्टमक में कौन सा एसिड होता है, यकृत क्या रिलीज करता है, पेनक्रियाज क्या रिलीज करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या चीज़ होती है, लार्ज इंटेस्टाइन कितनी बड़ी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी बड़ी होती है। तो ये मैं पॉइंट वाइज आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जरा ध्यान देंगे इधर, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारा लेबलिंग, हमने कर ली, एक बार जल्दी से देख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट वाइज, ठीक है। सबसे पहले माउथ की बात करें, ठीक है बेटा। किसकी बात करें, माउथ। माउथ को पॉइंट वाइज करवाऊंगा। देखो सारे जो स्टेप लिखवा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है। तो माउथ की बात करें तो माउथ के अंदर सबसे पहले टीथ होता है। टीथ, टीथ का जो फॉर्मूला होता है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूला होता है, इसे कहते हैं डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला जो होता है बेटा, वो होता है 2123 अपॉन 2123 इंटू 2। ये आपका क्या होता है, डेंटल फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद अब देखोगे माउथ के अंदर चलोगे तो बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी दैट ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द माउथ। बक्कल कैविटी के अंदर जो आता है वो आता है फिर आपका, यहाँ पे देखेंगे बेटा माउथ के अंदर हमारे टीथ होता है। उसके बाद सलाइवा, बक्कल कैविटी में पढ़ा दूंगा, फिलहाल अब माउथ के बारे में पढ़ेंगे। माउथ जो काम होता है वो काम करता है इंजेक्शन का। किसे करता है, इंजेक्शन का। यानी कि माउथ इंजेक्शन का मतलब है टू टेक फूड, यानी फूड को लेने का काम कौन करेगा, माउथ। ये डेंटल फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इसके बारे में, एक नंबर का जरूर आता है। व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ टीथ। टीथ का डेंटल फॉर्मूला क्या है बेटा, ये है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हम चलेंगे अंदर। तो नेक्स्ट पेज वगैरह आता हूँ मैं। तो बक्कल कैविटी के बारे में पढ़ेंगे अब अंदर। बक्कल कैविटी अगर कहें तो आपकी माउथ का जो अंदर का पार्ट है उसे कहते हैं बक्कल कैविटी, है ना। तो बक्कल कैविटी के अंदर क्या क्या पाया जाता है, देखो सबसे पहले सलाइवा। सलाइवा कहते हैं बेटा लार को, ठीक है। सलाइवा कहाँ से निकलती है, लार ग्रंथियों से, या हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी
ग्लैंड से निकलती है क्या? सलाइवा। सलाइवा के अंदर होता क्या है वैसे, ठीक है? कंटेंट, यानी सलाइवा के अंदर क्या चीज़ होगी बेटा? एक तो पाया जाता है एंजाइम। उस एंजाइम का नाम ध्यान रखें, एक नंबर का आ सकता है, इसका नाम है एमाइलेज। एमाइलेज। एमाइलेज का दूसरा नाम पेटाइलिन भी है। कभी कभार एमाइलेज नहीं मिलेगा तो पेटाइलिन मिल जाएगा ना, या टाइलिन कहते हैं शॉर्ट में। और सलाइवा के अंदर क्या होता है? और बेटा वाटरी सब्सटेंस। एक तो आपका क्या होगा? एक आपका एंजाइम होगा जिसका नाम है एमाइलेज या पेटाइलिन, और क्या होगा? वाटर होगा। और लास्ट में आता है, और क्या होता है? म्यूकस। थोड़ी बहुत क्या होती है? म्यूकस होती है, ठीक है। उसके बाद आता है टीथ के बारे में। टीथ भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। डेंटल फार्मूला उधर लिखवा दिया था, इसके बारे में देखो। टीथ कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 4 टाइप के टीथ होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। आप देखोगे इधर, सबसे पहला जिसे कहते हैं आप इंसीजर। इंसीजर। दूसरा होता है केनायन। केनायन, ठीक है। तीसरा होता है प्रीमोलर। प्रीमोलर, ठीक है। और चौथा होता है मोलर। मोलर, ठीक है। इंसीजर, केनायन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर होते हैं 2, केनायन होता है 1, और प्रीमोलर होते हैं 2, और मोलर होते हैं 2। तो टोटल जो फॉर्मूला बना था, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, 2 1 2 3। एक साइड होते हैं 2 1 2 3, नीचे की साइड भी 2 1 2 3, और 2 बार होते हैं, 2 जबड़े होते हैं तो 2 से गुना कर देंगे। तो ये फॉर्मूला ऐसे निकल के आया है, 2 1 2 3 अपन 2 1 2 3 2, ठीक है। तो टीथ के बारे में हो गया। उसके बाद आप चलेंगे टंग के ऊपर। टंग होती है बेटा जीभ, जो कि बक्कल कैविटी में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन मुंह के अंदर जो पाई जाती है वो होती है टंग। जीभ के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे बेटा। टंग के अंदर होते हैं टेस्ट बड। क्या होती हैं? टेस्ट बड। टेस्ट बड मतलब स्वाद की जो बड होती है ना, वो इसमें पाई जाती है, ठीक है। स्वाद की बड कि कौन सी होती है? एक तो होती है सॉर टेस्ट बड। सॉर टेस्ट बड, ठीक है। एक होती है बेटा स्वीट टेस्ट बड। स्वीट टेस्ट बड। एक होती है बिटर, कड़वे की टेस्ट बड। एक होती है आपकी सॉल्टी टेस्ट बड। तो बेटा 4 टाइप की टेस्ट बड होती हैं, खट्टे की, मीठे की, कड़वे की और सॉल्टी की, ठीक है। सॉल्टी होता है नमकीन, खट्टा होता है शौर, स्वीट होता है मीठा, और बिटर होता है कड़वा। ये 4 टेस्ट बड आपकी टंग के अंदर पाई जाती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ क्या चीज़ की है ना। अभी आपकी बकल कैविटी हो चुकी है। नेक्स्ट आता है आपका ऑइसोफेगस। क्या आता है जी? ऑइसोफेगस। ऑइसोफेगस आता है, ठीक है। ऑइसोफेगस। तो ऑइसोफेगस के बारे में आप पढ़ेंगे, ये सेकंड है स्टेप, ऑइसोफेगस। ऑइसोफेगस के बारे में पढ़ते हैं तो ऑइसोफेगस एक ट्यूब होती है बेटा। क्या होती है? ट्यूब। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ऑइसोफेगस। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अगर मैं यहाँ थोड़ा सा डायग्राम बनाऊँ तो आप देखेंगे, तो ये जो ट्यूब है दिख रही है, ये ट्यूब है, उसके नीचे स्टमक है, ठीक है। हमें स्टमक से मतलब नहीं है, हमें केवल इस ट्यूब से मतलब है। तो जो ये ट्यूब मैं बना रहा हूँ, इस ट्यूब का नाम क्या है? ऑइसोफेगस। ऑइसोफेगस, ठीक है बेटा। ऑइसोफेगस इस ट्यूब का नाम है, ठीक है। ऑइसोफेगस, या हम हिंदी में इसे खाद्य नलिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्य नलिका। मैं लिख देता हूँ हिंदी में एक का स्टेप, खाद्य नलिका। जिसमें से खाना जाता है वो क्या होती है? खाद्य नलिका। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये ओपन किस में होती है? जाके ओपन होती है स्टमक में जाके बेटा। ओपन इनटू द स्टमक। स्टमक में जाके क्या होती है? ओपन होती है। उसके बाद आगे देखेंगे आप, स्टमक में जाके ओपन होगी। भाई ये क्या करती है? सिंपली बेटा इसका जो फंक्शन है, यानी जो वर्क है, वो क्या है? केवल फूड को पास करना। पास द फूड। फूड को क्या करना है? पास करना है। कहाँ से कहाँ? माउथ टू स्टमक। माउथ टू स्टमक। स्टमक से माउथ से स्टमक की ओर खाने को पास करना इसका काम है। किसका? ऑइसोफेगस का, ठीक है। यानी जो ऑइसोफेगस करता है बेटा, यहाँ पे हमारा माउथ है, माउथ से स्टमक तक भोजन को पहुंचाता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये किस प्रोसेस से पहुंचाता है। ग्रेविटी तो फोर्स लगता नहीं है, है ना, जो ग्रेविटी से चला जाएगा नीचे।
ये बेटा एक मूवमेंट होती है, इसमें क्या होती है, एक मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट का नाम है पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। पेरिस्टालिसिस, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। इस मूवमेंट के द्वारा क्या होता है, आपका जो खाना होता है वो माउथ से स्टमक में जाता है। जरा देखेंगे, यहाँ देखेंगे इस मूवमेंट को, देखो बेटा, ये आपका एक सेक्शन ले लिया मैंने ऑइसोफेगस का। ऑइसोफेगस में ऐसे क्या होते हैं, ऐसे विल्लाई की तरह के आपको क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, फिंगर लाइक। तो जब खाना यहाँ आता है ना ऐसे, ये खाना समझ लो, ठीक है, और यहाँ पे माउथ है और यहाँ पे स्टमक है, वहाँ पहुँचना है खाना। तो जब खाना ऐसे आता है तो ये हिलती है विल्लाई, हिलने के बाद क्या करेगा, खाने को ये ट्रांसफ़र करेंगे नीचे। जैसे जैसे मूवमेंट खाना ट्रांसफ़र होगा, जैसे जैसे खाना ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। यानी धीरे धीरे खाना जो है इस मूवमेंट के द्वारा नीचे जाएगा, फिसलेगा, ठीक है। तो ये होता है आइसोफेगस का काम या वर्क, केवल खाने को पास करना एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। अब आता है बेटा थर्ड पॉइंट आपका, अब आता है बेटा आपका स्टमक के बारे में। तो स्टमक के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ेंगे कि स्टमक क्या होता है, ठीक है। स्टमक को कहते हैं हिंदी में अमाशय, क्या कहते हैं, अमाशय कहते हैं, ठीक है। स्टमक को हिंदी में क्या कहते हैं, अमाशय, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, पहला पॉइंट ये है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, एक नंबर में आने वाला क्वेश्चन है कि कैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, जे शेप स्ट्रक्चर है इसका, जे शेप, जे आकृति का, जे शेप्ड स्ट्रक्चर, जे शेप्ड स्ट्रक्चर है इसका, यानी कि जे आकृति का स्ट्रक्चर है इसका। जे मतलब जो एबीसीडी में जे होता है ना, ऐसे जरा दिखाता हूँ मैं, एक बार स्ट्रक्चर देखो इसका, ये स्ट्रक्चर है बेटा इसका, आकृति का ना थोड़ा, तो आप देखोगे जे से बन रहा है, ठीक है। जे शेप स्ट्रक्चर है, ये स्टमक है, क्या है ये, स्टमक है, ठीक है। तो स्टमक के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। स्टमक के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। दे हैव 3 पार्ट्स, दे हैव 3 पार्ट्स, PARTS। कौन से 3 पार्ट है बेटा, जरा देखेंगे आप स्टमक के बारे में। तो सबसे पहला जो पार्ट है इसका स्टमक का, वो क्या है बेटा, वो होता है फंडस। क्या होता है, फंडस, ठीक है। दूसरा होता है बेटा इसका पार्ट, जिसे कहते हैं कार्डियक, कार्डियक पार्ट 2 पे। और 3 पे क्या होता है बेटा, कार्डियक के बाद जो पार्ट आता है उसका नाम क्या है, पाइलोरिक, पाइलोरिक, पाइलोरिक पार्ट, ठीक है। अगर आकृति में दर्शाएं तो कहाँ कहाँ होते हैं, ये होता है फंडस ए, ये होता है कार्डियक 2, और ये होता है पाइलोरिक 3, ठीक है। आकृति में मैंने बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ इसके पार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका आता है जी फंक्शन, ठीक है। हम ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम 10th के हिसाब का पढ़ रहे हैं, ठीक है, और 10th के हिसाब के पढ़ने में ज़्यादा नहीं पढ़ते डीपली, ठीक है। और मैं जब 10th का चैप्टर कराऊंगा या फिर मैं 11th की जब बायोलॉजी कराऊंगा, तब मैं आपको इसको और डीपली पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसकी लेयर्स के बारे में बताऊंगा। फिलहाल हम 10th के हिसाब का और थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, बस ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद आप देखोगे इसका वर्क क्या है। इसका बेटा वर्क है कि जो स्टमक होता है ना, एक केमिकल रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है बेटा, एक रसायन, एक केमिकल रिलीज करता है। केमिकल को हिंदी में कहते हैं रसायन, ठीक है बच्चों। एक केमिकल है जिसका नाम है HCl। क्या नाम है, HCl, जिसका नाम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं इसे बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहेंगे इसे, ठीक है। एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम क्या है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं उसे, ठीक है, ध्यान रहे। तो अब आप इधर देखोगे एक बार, मैं थोड़ा, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है केमिकल जो हमारा स्टमक के अंदर रिलीज होता है, ठीक है। अच्छा, HCl का pH कितना होता है, कभी कभार बेटा एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि जो HCl हमारा स्टमक के अंदर रिलीज होता है उसका pH होता है बेटा 1.5 से 2.5 तक, ठीक है। तो 1.5 से 2.5 pH होता है, यानी हाईली एसिडिक, हाईली एसिडिक या हाईली अम्लीय, ठीक है। तो एसिडिक तो होता है, तो हमारी स्किन जल जानी चाहिए थी ना स्टमक की, पर नहीं जल रही। क्यों नहीं जल रही, इसका काम है बेटा कि म्यूकस की लेयर होती है। किसकी लेयर होती है, म्यूकस लेयर, म्यूकस की लेयर हमारे स्टमक को बचा लेती है। अगर ये लेयर नहीं होती तो हमारा स्टमक जल जाता है इतने हाईली एसिड से, ठीक है। म्यूकस की लेयर क्या करती है, स्टमक को बचा लेती है। उसके बाद इसका दूसरा काम क्या है,
एक तो केमिकल रिलीज हो गया, दूसरा काम है बेटा एक एंजाइम होता है, क्या होता है एंजाइम, वो भी ये रिलीज करती है। उस एंजाइम का नाम मैं आपको बताता हूँ, जिसका नाम है पेप्सिन। क्या नाम है? पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम है जो हमारा स्टमक रिलीज करेगा। पेप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन का डाइजेशन। क्या काम है बेटा? प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन डाइजेशन। तो प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन। ठीक है बेटा, अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन फोर्थ पॉइंट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो जरा ध्यान रखेंगे, सबसे पहले एक एक नंबर का जो क्वेश्चन इसमें आता है वो आता है, सबसे पहले इसकी लेंथ पूछी जाती है बेटा, लेंथ। ठीक है, अब इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 6 मीटर। ध्यान रहे, नाम छोटी है, छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन, परंतु है बड़ी। 6 मीटर लेंथ है। उसके बाद इसका आता है डायमीटर, यानी कि इसकी चौड़ाई कितनी होती है। ठीक है, 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है बेटा? चौड़ाई होती है। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में थोड़ा और से पढ़ते हैं। अगर आप गौर से देखोगे इसके डायग्राम में, तो मैं थोड़ा सा यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये बेटा स्टमक से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? स्टमक से, ऐसे और ऐसे करके चलती जाती है। ठीक है ना, ऐसे। ये जो बना रहा हूँ मैं, थोड़ा रफली बना रहा हूँ, ध्यान रखना। ये जो है मैं रेड पेन से करता हूँ इसे। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है इसके 3 पार्ट होते हैं मेनली। तो 3 पार्ट्स कंटेन, कितने पार्ट्स होते हैं बेटा? 3 पार्ट्स होते हैं किसके? स्मॉल इंटेस्टाइन के। ठीक है, 1, 2 और 3। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? सबसे पहले देखो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जो सबसे पहले स्टार्ट होता है बेटा उसे कहते हैं हम जे जे नम। जे जे नम, क्या कहते हैं उसे? जे जे नम। एक हो गया आपका पार्ट जिजेनम। जो दूसरा पार्ट है बेटा वो डिओडिनम। डिओडिनम। ठीक है, और एक आपका हो गया इलियम। इलियम, सी पार्ट। ठीक है, अब ये प्रेजेंट कहाँ होती है इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। मैंने आगे पीछे लिख दिए हैं, डिओडिनम पहले आता है, जिजेनम बाद में आता। तो अब मैं आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। देखो बेटा, यहाँ से रेड से ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से और यहाँ तक का जो पार्ट है, छोटा पार्ट, इसका नाम है डिओडिनम। डी फॉर डिओडिनम। यहाँ से और यहाँ तक जो पार्ट है वो है बेटा आपका जेजेनम। जेजेनम, और जो लास्ट का ये पार्ट रहेगा जिसमें मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम आपका इलियम। ठीक है, तो ये हो गया आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स। हम इतना डीपली नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से कर रहे हैं। जब मैं 10th का पढ़ाऊंगा या 11th का पढ़ाऊंगा जब उसमें डीपली पढ़ेंगे। तो उसके बाद आता है बेटा इसका फंक्शन यानी वर्क। क्या आता है? फंक्शन कहते हैं या कार्य कह देते हैं या वर्क कह देते हैं। ध्यान रहे बेटा, 90% डाइजेशन जो होता है, यानी पाचन जो होता है, 90% डाइजेशन, 90% डाइजेशन ऑफ फूड occurs in small intestine, occurs in small intestine। यानी कि 90% जो डाइजेशन है, जो पाचन है हमारी बॉडी का, वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, ध्यान रहे। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन एक जूस रिलीज करती है जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस या स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। ठीक है, इट रिलीज इट रिलीज इट रिलीज इंटेस्टाइनल जूस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटेस्टाइन कौन सा जूस रिलीज करती है? तो अपने नाम से ही है इसका, इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, इस इंटेस्टाइनल जूस के अंदर बेटा बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो बता दूंगा मैं इधर। तो इंटेस्टाइनल जूस ये रिलीज करती है। कुछ एंजाइम्स लिख लो इधर, एंजाइम्स होते हैं। एक तो बेटा आपका एमाइलेज भी मिलेगा इसमें। ठीक है, और इसके अंदर क्या बनेगा? पेप्टॉन्स वगैरह मिलेंगे, पेप्टॉन्स। ठीक है, और ईटीसी वगैरह, पेप्टाइड, पेप्टॉन्स, डाइपेप्टाइडेज। ठीक है, एक और लिख लो, डाइपेप्टाइडेज। डाइपेप्टाइडेज, जिसके पीछे एज लग जाए ना, ध्यान रखना, एक नंबर का क्वेश्चन है, जिसके पीछे एज लग जाए, ASC, वो बेटा एंजाइम बन जाता है। क्या बन जाता है? एंजाइम, ऑटोमेटिक। ये एंजाइम के नामकरण में है, जिसके पीछे ASE लग जाए, एज, वो एंजाइम बन जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका जो फंक्शन है, यानी कि एक्चुअल में जो ये डाइजेशन करता है, किसके द्वारा करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का। ठीक है, बोर्ड ऑफ यू के एग्जाम से भी या फिर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की 1 मार्क्स का क्वेश्चन। क्या इंपॉर्टेंट है कि जो डाइजेशन होता है 90%, ऐसी क्या चीज होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जिसके डाइजेशन होता है? ठीक है,
तो आप बोलोगे सर विल्लाई होती हैं। क्या होती हैं? विल्लाई। ठीक है, तो विल्लाई ऐसी होती हैं, ये होती है विल्लाई। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक छोटा सा पार्ट ले रहा हूँ, सेक्शन ले रहा हूँ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसके अंदर आपको ऐसी विल्लाई मिलेंगी। ठीक है बेटा, ऐसी विल्लाई। ठीक है, ये मैंने छोटा पार्ट लिया है कटवाने के लिए। तो ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक, फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन। ठीक है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इनको क्या कहते हैं? विल्लाई कहते हैं बेटा। विल्लाई के द्वारा ही क्या होता है, 90% डाइजेशन फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? ये स्ट्रक्चर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ से ये एब्जॉर्प्शन करती है फूड। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह सारी चीज होती हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं, तो यहाँ से एब्जॉर्ब करेगी। तो 90% कौन एब्जॉर्ब करता है? विल्लाई। ठीक है, विल्लाई, ध्यान रखना। उसके बाद आपका आता है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इतना ही पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर 5वें नंबर पे क्या है बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज, बड़ी आंत कहते हैं इसे, लार्ज इंटेस्टाइन। नाम की बड़ी है, परंतु ये लेंथ में बड़ी नहीं है। तो इसकी जो लेंथ होती है बेटा, लेंथ, ठीक है, लेंथ कितनी होती है इसकी? 1.5 मीटर इसकी क्या होती है? लेंथ होती है। ठीक है, उसके बाद इसका जो डायमीटर होता है, ये डायमीटर इसका बड़ा होता है। ठीक है, 4 से 5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। अप्रोक्स, अप्रोक्स क्यों कह रहा हूँ? थोड़ा बहुत बड़ा भी हो सकता है। ये वेरी करता है एनिमल का भी और हमारा अलग अलग। अब अगर आप बफेलो का ये देखोगे लार्ज, तो उसका होगा 10 से 12 से और भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है ये कि अप्रोक्स कितना होता है, 5 से 5 सेंटीमीटर, 4 से 5। उसके बाद आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। इसके भी 3 पार्ट होते हैं बेटा। कितने पार्ट्स होते हैं इसके भी? 3 पार्ट्स। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं, जरा इनके बारे में पढ़ते हैं। ए पार्ट, बी और सी। ए वाला कौन सा पार्ट होता है? देखो इसका डायग्राम मैं थोड़ा पीछे बनाऊंगा। ठीक है, तो जो पहला वाला पार्ट जो होता है, जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होती है, वहीं से स्टार्ट हो जाता है ये पार्ट। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का। तो इसको वैसे लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा नाम कोलन भी है। क्या है बेटा? कोलन, कोलन भी कहते हैं इसे। ठीक है, और में लिख लो, इसे कोलन भी कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा नाम कोलन, ध्यान रहे, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। तो कोलन क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो जो पहली कॉलोन होती है बेटा, ठीक है, उसको कहते हैं असेंडिंग कॉलोन। मतलब जो पार्ट्स हैं उनका नाम क्या है? असेंडिंग कॉलोन। जो बी पार्ट है वो है बेटा हॉरिजॉन्टल कॉलोन, हॉरिजॉन्टल कॉलोन। ठीक है, और जो सी पार्ट है इसका वो है बेटा डिसेंडिंग कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे। बेटा आप देखेंगे इधर मैंने डायग्राम बना रखा है। ठीक है ना, लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम बना रखा है। तो मैं इसमें 3 पार्ट आपको बता के दिखाता हूँ कि कौन सा आपका असेंडिंग कॉलोन है, कौन सा आपका हॉरिजॉन्टल कॉलोन है, और कौन सा आपका डिसेंडिंग कॉलोन है। देखो बेटा, ये जो ऊपर की तरफ चल रहा है कॉलोन, कहाँ से स्टार्ट है? यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपकी कॉलोन है। क्या कहते हैं इसे? कॉलोन। कॉलोन मतलब होती है लार्ज इंटेस्टाइन, मैंने बता चुका हूँ। तो अब जो ऊपर की तरफ चल रहा है, तो इसका नाम है असेंडिंग। ऊपर की तरफ चल रहा है ना, तो क्या नाम होगा? असेंडिंग कॉलोन। क्या नाम होगा बेटा? असेंडिंग कॉलोन। ठीक है, उसके बाद ये जो देखो, इस वाले पार्ट को देखो जरा, तो हॉरिजॉन्टल चल रहा है, तो इसका नाम क्या है? हॉरिजॉन्टल कॉलोन, हॉरिजॉन्टल कॉलोन। ठीक है, और जो ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसका नाम क्या है? डिसेंडिंग कॉलोन। ठीक है, तो इसके पोजीशंस के हिसाब से इसका नाम रख दिया है कॉलोन का। ठीक है, तो कोलोन किसका नाम है? लार्ज इंटेस्टाइन का। इसकी लेंथ डायमीटर में बता चुका हूँ। उसके बाद आता है इसका बेटा फंक्शन। ठीक है, वैसे इनके बारे में स्टडी बहुत है, पर मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज क्योंकि छोटा लेवल पे पढ़ रहे हैं हम। बड़े लेवल पे 11वीं 12वीं की जो मैं नोट्स डालता हूँ, उसमें आप देख सकते हो जाके। अब इसका आता है वर्क। क्या आता है बेटा? वर्क। ठीक है, क्या वर्क है, क्या कार्य है किसका? कोलोन का। ठीक है, देखो सबसे पहला काम है कि कोलोन के अंदर डाइजेशन नहीं होता। क्या नहीं होता? डाइजेशन। ठीक है बेटा, पहला नो डाइजेशन अकर्स, नो डाइजेशन, नो डाइजेशन, नो डाइजेशन अकर्स, यानी इसके अंदर डाइजेशन तो होता नहीं है। तो फिर क्या होता है बेटा इसके अंदर? ओनली वाटर का डाइजेशन, ओनली वाटर एब्जॉर्ब, वाटर एब्जॉर्ब होता है इसमें। ठीक है,
उसके बाद क्या होता है, सम ड्रग, कुछ दवाइयां इसके द्वारा दी जाती हैं, सम ड्रग एब्जॉर्ब, कुछ ड्रग इसमें एब्जॉर्ब की जाती हैं, या इसे रूट बनाया जाता है कि भाई इसके द्वारा हम दवाई दे सकते हैं, ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग या मेडिसिन, ऑफ मेडिसिन लिखो आप, ड्रग नहीं लिखो, ठीक है। ये मैन है इसका। उसके बाद इस लार्ज इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया रहता है, ध्यान रहे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा बैक्टीरिया ज्यादातर पाया जाता है। वो है बेटा इकोलाई। क्या है, इकोलाई एक बैक्टीरिया है। इस्चीरियाचिया कोलाई इसका है, इस्चीरियाचिया चेरिचिया कोलाई, ये इस बैक्टीरिया का नाम है। क्या है बेटा, ये बैक्टीरिया जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है। जो किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, एक्चुअल में फीसीज की प्रोडक्शन के लिए, फीसीज की स्मेल, ठीक है, और इसकी प्रोडक्शन नहीं कह सकता मैं, फीसिस की स्मेल, और ईटी से लगा लो कोई नहीं, ठीक है। तो फीसिस की स्मेल के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल, इकोलाई, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। एक नंबर का कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, इकोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा, तो आपकी ये हो चुकी है बेटा आपकी कौन सी, लार्ज इंटेस्टाइन भी। अब थोड़ा सा मैं आपको लिवर और पेनक्रियाज एक बार डायग्राम दिखाता हूँ कहाँ पे है, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। चलो मैं बना ही दूंगा डायग्राम इसका, क्योंकि दिखाने में फिर वो हटाना पड़ेगा बार बार। तो अब हमारे ग्लैंड आते हैं, क्या आते हैं बेटा, ग्लैंड्स, क्या आते हैं, ग्लैंड पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो ग्लैंड हमारे डाइजेशन के अंदर मेनली दो ही ग्लैंड है, ठीक है। एक आपका यहाँ पे मैं बना देता हूँ ए, और यहाँ पे बना देता हूँ बी, ठीक है। एक ग्लैंड है बेटा आपका लिवर, ठीक है, वीडियो फिर ज़्यादा बड़ी हो जाती है, और एक है बेटा पेनक्रियाज, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ही कराता हूँ इसे, और इसके बारे में अगर जानकारी पूरी चाहिए तो मुझे कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में जाके सर बता देना कि सर ये पूरा पढ़ाओ ढंग से। तो लिवर के बारे में देखेंगे, तो लिवर का पहले स्ट्रक्चर बेटा, ये लिवर का क्या है स्ट्रक्चर, ठीक है। एक्चुअल में दो लोब होते हैं लिवर के, लोब वन लोब टू। यहाँ पे लिवर के पास ही एक गॉल ब्लैडर होता है, उसका यहाँ से हमारा क्या पाइप निकलता है। ये तो है इसका डायग्राम, लिवर का डायग्राम, ठीक है। लिवर का दूसरा नाम हेपेटिक भी है, हेपेटिक, हेपेटिक शब्द भी किसका है, लिवर का है। पेनक्रियाज जो होती है इसे अंगनाशय कहते हैं हिंदी में, अंगनाशय। और लिवर का कोई पूछे हिंदी में क्या कहते हैं, तो बेटा यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं, यकृत, ध्यान रहे, यकृत नाम है लिवर का, ठीक है, यकृत कहते हैं इसे। तो पेनक्रियाज कैसी दिखती है, पेनक्रियाज का जो स्ट्रक्चर होता है मेरे बच्चों, वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे इसके क्या है, पेनक्रियाज के यहाँ डक्ट निकले होते हैं, तो ज़्यादातर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है ना। ये इधर यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसके सेल्स होते हैं, इजलेट्स ऑफ लेगरहुन, ये आप पढ़ोगे बड़ी क्लासों में, अभी फिलहाल आप समझ लेना। इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। ये आपका जो डायग्राम है पेनक्रियाज है, इधर इधर आपका लिवर है, ठीक है। सबसे पहले सिक्रीशन, ठीक है, पॉइंट बनाएंगे सिक्रीशन, यानी कि क्या चीज रिलीज करते हैं दोनों, इसका भी सिक्रीशन और बेटा इसका भी, पहले डायग्राम हो गया दोनों का, उसके बाद सिक्रीशन इसका भी, ठीक है। सिक्रीशन यानी कि क्या चीज ये दोनों रिलीज करते हैं, सिक्रीट करते हैं। तो लिवर करता है बेटा बाइल जूस, क्या निकालता है, बाइल जूस निकालता है लिवर, ठीक है, बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता, केवल जूस होता है एक, जो फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका काम लिखता हूँ, फैट का इमल्सिफिकेशन, फैट इमल्सिफिकेशन, ठीक है बेटा। फैट का इमल्सिफिकेशन कौन करेगा, यानी मैं सिंपली भाषा में बताऊं, फैट का डाइजेशन कराने में बाइल जूस का बहुत बड़ा रोल है। अगर बाइल जूस रिलीज नहीं होगा तो जो हम फैट खाते हैं, यानी जो हम घी वगैरह ऑयल वगैरह खाते हैं, उसका डाइजेशन इम्पॉसिबल हो जाएगा। उसके बाद सिक्रीशन देखो पेनक्रियाज का, बेटा पेनक्रियाज जो है कई तरीके से वर्क करती है, दोनों तरीके से। एक तो ये एंडोक्राइन भी है और एक ये एक्सोक्राइन भी है, इनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे फिलहाल, हम इसके सिक्रीशन पढ़ेंगे। तो बेटा ये एक तरफ से हार्मोन और एक तरफ से एंजाइम, यानी ये हार्मोन भी रिलीज करती है और बेटा ये एंजाइम भी रिलीज करती है, ठीक है।
एंजाइम रिलीज करती है। तो फिलहाल हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन, तो इसलिए एंजाइम्स का बड़ा रोल है। तो नंबर ऑफ एंजाइम रिलीज करती है, मैं आपको जल्दी जल्दी 3-4 इसके एंजाइम बता देता हूँ। एक तो बेटा एमाइलेज, एमाइलेज तो रिलीज करेगी करेगी। एक बेटा ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन ध्यान से देखेंगे। एक बेटा काइमोट्रिप्सिन, काइमो ट्रिप और सिन, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। एक बेटा पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज, और पढ़ेंगे बेटा तो आएगा डाइपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज। उसके बाद बेटा पढ़ोगे प्रोटीएज, प्रोटीएज, ईटीसी। ये बहुत सारे एंजाइम रिलीज करती है। जो मेन एंजाइम है वो मैंने बेटा आपको यहाँ पर लिख दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं या आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा सिक्रीशन, ये बाइल जूस करता है, फैट का एमल्सिफिकेशन। ये सारे के सारे जो एंजाइम्स हैं ये हमारे प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, ध्यान रहे। यानी कंप्लीट डाइजेशन में बहुत बड़ा है रोल होता है इनका। सारे एंजाइम्स मिलकर के एक जूस बनाते हैं, क्या बनाते हैं? जूस, जिस जूस का नाम है पैनक्रिएटिक जूस, पैनक्रिएटिक जूस, ठीक है। यानी एक इंटेस्टाइनल जूस था, दूसरा पैनक्रिएटिक जूस है। यानी खाने को कंप्लीटली डाइजेशन के लिए सारी चीज़ चाहिए बेटा। हार्मोन्स भी रिलीज करता है। अब देखो पेज यहाँ पर थोड़ा कम पड़ रहा है, हार्मोन थोड़ा ऐसे बता देता हूँ। एक हार्मोन होता है इंसुलिन, इंसुलिन बेटा। दूसरा हार्मोन है इसका ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन। तीसरा हार्मोन ही है एक, उसका नाम है सोमैटोस्टेटिन। तो फिलहाल आप इंसुलिन और ग्लूकागॉन करें। जिस दिन मैं पेनक्रियाज पढ़ाऊंगा, पूरा पेनक्रियाज बेटा, तो उसमें पेनक्रियाज के बारे में ही होगा सब कुछ। तो वहां पे हम कवर करेंगे हार्मोन्स भी और एंजाइम्स भी। उसके बाद बाइल जूस पे आते हैं, लिवर के ऊपर। ध्यान रहे बेटा, लिवर एक केमिकल्स भी रिलीज करते हैं ये लिवर, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये ब्लूरूबिन, आइडोरूबिन, ब्लू ब्लूरूबिन, ठीक है, आइड्यूरूबिन, ये दोनों ऐसे पिगमेंट हैं, येलोइश पिगमेंट, जो ब्लड में जाकर के हीमोग्लोबिन को खत्म कर देते हैं, जिसके कारण जॉन्डिस होने के चांस ज्यादा रहते हैं, जिसको हम हिंदी में बेटा पीलिया कहते हैं। ये जो ब्लूरूबिन नाम का बेटा पिगमेंट है, खतरनाक पिगमेंट है। अगर ये ब्लड में आया तो एचबी कम हो जाता है, रिड्यूस, और एक डिसीज हो जाती है जिसका नाम है जॉन्डिस। क्या नाम है? जॉन्डिस, ठीक है बेटा, ध्यान रहे। जॉन्डिस, इसे पीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पीलिया, पीलिया यानी पीला पड़ जाता है ना आदमी, जिसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, वो ब्लूरूबिन की वजह से होता है, ठीक है। तो ध्यान रहे, ये आपका लिवर भी हो चुका है और आपकी पैनक्रियाज भी हो चुकी है। तो बेटा आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने स्टेप बाय स्टेप कराया है। आप रिवाइंड करके देखो वीडियो, कुछ भी देखो, इंटरेस्टेड चीज़ है बेटा, ठीक है। धन्यवाद।